नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? तो आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने आज की मैच की एनालिसिस लेकर। WPL टूर्नामेंट अब तक अपना काफ़ी ठीक ठाक गया है, एक आध मैच को छोड़ दें तो आज ही उसी फेस्ट में उसी मोमेंटम में कवर करेंगे ये वाला मैच, और एक मैच विनिंग एनालिसिस करेंगे, एक मैच विनिंग टीम बनाएंगे साथ साथ। तो मैच जो होने वाला है वो होने वाला है RCB और यूपी के बीच में। टाइमिंग वही रहेगी, 7:30 बजे, वेन्यू बैंगलोर का। वीडियो जरूर पूरा देखिए दोस्तों, क्योंकि इस मैच में आपको क्या हो सकता है बेस्ड ऑन डेटा समझाया जाएगा। कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स भी सजेस्ट किए जाएंगे। साथ ही साथ कितने फैंटेसी पॉइंट मिल सकते हैं वो आप इस ईवी टेबल की मदद से देख सकते हैं वीडियो के एंड वाली स्लाइड में। तो वरेम को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली है, उसका आप रीज़न समझेंगे बिकॉज ऑफ हर हेड टू हेड रिकॉर्ड। उसी प्रकार से यहाँ से दीप्ति शर्मा को भी काफ़ी अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। ऑल दो दीप्ति शर्मा इस टूर्नामेंट में अब तक अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा, बट इस पर्टिकुलर मैच में अच्छा कर सकती हैं, और क्यों कर सकती हैं वो भी आपको समझ आ जाएगा जब आप ये पूरा वीडियो देख जाएंगे। टेलीग्राम चैनल तो देखो ज्वाइन करना ही चाहिए अगर आप इस वीडियो से जुड़े हुए हैं, इस यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, बिकॉज ये दोनों ही एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे जो भी समझाया जाएगा और उसके हिसाब से जो भी फाइनल टीम दी जाएगी वो टेलीग्राम पे ही दे सकता हूँ मैं, उसके लिए फाइनल वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है बिकॉज वी हैव जस्ट हाफ एन आवर इन आवर हैंड आफ्टर टॉस। तो उस आधे घंटे में जो भी अपडेट होगी लाइनअप्स को लेके, फाइनल टीम को लेके, वो सारी टीमें वहीं पे आपको सजेस्ट की जाएंगी, ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग एंड हेड टू हेड। तो आप जिस प्रकार के भी फैंटेसी प्लेयर हैं उस प्रकार की टीम को सिलेक्ट करके आप अपना कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। वेन्यू पे नजर डाल लेते हैं। ग्राउंड हमेशा की तरह हरा भरा है, अब मेरी शक्ल दिखती रही है बीचों बीच, और साथ ही साथ ये जो स्टैट्स है इस पे भी नजर डालिए। सबसे पहले देखते हैं कि अब तक 2 मैच हो चुके हैं, इसमें क्या हुआ है। तो दोनों मैचेस ठीक ठाक से हुए हैं, मतलब मैं बोलूँगा कि हाई स्कोरिंग वेन्यू ही समझ सकते हैं, बिकॉज विमेन मैचेस में 170 के आसपास बनना मतलब इट्स हाई स्कोरिंग इंडिकेशन। तो दोनों ही इनिंग में 170 के आसपास के रन बने हैं। एवरेज भी 172 की निकल के आ गई है। सेकंड इनिंग में अब एवरेज घट गई बिकॉज लास्ट वाले मैच में काफ़ी मार्जिन से हराया था यूपी ने दिल्ली को। तो इसके चलते थोड़ी सी सेकंड इनिंग की एवरेज कम हुई है। इसका ये भी इंडिकेशन है कि लास्ट वाला मैच डिफेंड हुआ है दोस्तों, चेस नहीं। तो अब ये वेन्यू में आप एक फिक्स ट्रेंड के साथ नहीं जा सकते हो कि यार हर मैच चेस ही होकर लाइक बड़ोडरा। यहाँ पे डिफेंड भी हो सकता है अगर आप 170 180 बनाते हैं और अच्छी बॉलिंग डालते हैं। तो वुमेन मैचेस में 180 बना के डिफेंड करना काफ़ी कॉमन है। अब इसमें दोनों ही इनिंग में, लेकिन विकेट दोनों इनिंग में गिर रहे हैं यार, तो बॉलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के भी मैच में और पिछले मैच की तरह। और दोनों प्रकार के बॉलर ले जाइएगा, थोड़ा फर्स्ट इनिंग में पेसर्स हैवी बनाइएगा और सेकंड इनिंग के बॉलर्स में स्पिनर्स को प्रायोरिटी दीजिएगा। अब इस वेन्यू पे देखिए, कहने के लिए तो ये RCB का होम ग्राउंड हो गया, बट चूंकि जिस फॉर्मेट में IPL सॉरी WPL होता है उस हिसाब से आप कोई होम ग्राउंड या अवे ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट दिखता नहीं है, क्योंकि ये लोग एक ग्राउंड पे कर लेते हैं, उसी में लगातार 5-6 मैच करा देते हैं। तो उसी लेग के हिसाब से देखा जाए तो अभी ये बेंगलुरु में आ गए हैं। आगे लास्ट वाली जो लेग है वो लखनऊ में होगी, और उसके बाद फाइनल वापस से फिर ब्रेबॉन में होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई ऐसा कोई फिक्स्ड होम वेन्यू का एडवांटेज मिलेगा RCB को, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि RCB यहाँ पे देखो दोस्तों 6 मैच खेल चुकी है, 3 ही जीती है। हाँ, बस ये अलग बात है कि जो 3 जो जीती है उसमें से 2 जो विंस हैं वो उसकी यूपी के अगेंस्ट आई हैं। तो एट दिस वेन्यू अगेंस्ट यूपी, RCB का पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है यूपी से। यूपी यहाँ पे दूसरी बार जीती थी लास्ट मैच, तो 5 मैचेस में उसके 2 विंस हो चुके हैं इस सीजन के एक विन को मिला के। इस सीजन जो 2 मैच हुए हैं उसमें एक मैच चेस हुआ, एक डिफेंड हुआ है। तो अभी कुछ भी कह पाना कि चेस करना प्रिफर्ड है या डिफेंड करना मुश्किल है। आज का मैच और देखते हैं, फिर थोड़ा सा ट्रेंड सेट हो पाएगा। और ये पिच में बैटिंग भी होती है और विकेट्स भी गिरते रहते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। तो आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जाना है जिसमें आपको बॉलर्स को भी जगह देनी चाहिए। 10 के 10 मैच लास्ट के जो हैं वो अब 140 से 180 की कैटेगरी में आ चुके हैं, दो वुमेन के मैचेस मिलाने के बाद। वेदर क्लियर है, अभी इंडिया में ही कहीं ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है, तो बेंगलुरु का वेदर भी क्लियर है।
अब तक ये आपस में 4 बारी भिड़ चुकी हैं, जिसमें से 3 बारी जीती है आरसीबी और 1 बार जीती है वॉरियर्स, जो कि सीजन ओपनर यानी आई वुड से 23 सीजन का जो इनका पहला मैच था ना, उसको ही ये जीते थे बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद आरसीबी ने कभी इन्हें जीतने का मौका नहीं दिया। अब हम लोग एक एक करके वो चारों मैचेस को रिव्यू करेंगे, समझेंगे कि जब ये आपस में खेलते हैं तो किस टीम से कौन से प्लेयर अच्छा प्रदर्शन देते हैं बैटिंग से, और कौन सी बॉलर ज्यादा विकेट निकालती है। तो लास्ट जो मैच हुआ है इनके बीच में 4 मार्च 2024, जिसको आरसीबी जीती थी बहुत ही शानदार तरीके से। 198 बनाए थे इन्होंने और उसको डिफेंड कर लिया था। सामने वाली टीम ने यानी यूपी ने उसको चेस नहीं कर पाया था। मंदाना का इसमें 80 रन आया था। आए भी क्यों ना, ये बेंगलोर में अच्छा खेलती हैं। पैरी की एक हाफ सेंचुरी थी। शबनमी मेघना जो खेल नहीं रही हैं अभी तक इस सीजन, उनको जब खिलाया गया था 2024 में, तो उन्होंने भी 28 रन बनाए थे। और इस ग्राउंड पे और ऑन अगेंस्ट दिस अपोनेंट वो यूजली अच्छा कर चुकी हैं पिछले सीजन। रिचा घोष 21 रन, बाकी उनके कीपिंग से भी योगदान रहते हैं। वरेम के 2 विकेट 1 कैच। अब यूपी की साइड से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्टैंड आउट जो प्लेयर निकल के आई थी उनकी साइड से, दैट वाज दीप्ति शर्मा। फिर खेमनार ने 31 रन मारे थे। नवगिरे के 18 रन थे। एक्लिस्टन का 1 विकेट। सीजन 2 का पहला मैच भी जीती थी आरसीबी, जिसमें रिचा घोष साइन की थी बेंगलुरु से अलॉन्ग विद मेघना। और फिर मंदाना इसका इसमें कुछ ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं आया था। वरेम का फिर से 1 विकेट था। तो ये दोनों मैच थे बेंगलोर पे। बेंगलुरु की साइड से जो रेगुलर प्लेयर परफॉर्म किए हैं वो रिचा हो गई, मेघना हो गई, वरेम हो गई। मंदाना का एक अच्छा इनिंग आया था, एक खराब। इधर से जब यूपी के साइड से देखेंगे तो यहाँ पे 38 रन प्लस 1 विकेट के साथ गिरिसरिस टॉप पे आई थी। शेरावत 31 रन। मैकग्राथ का भी एक ऑलराउंडर प्रदर्शन आया था, 22 रन 1 मैच। इकलौता यही एक मैच है टाइलर मैकग्राथ का अगेंस्ट दिस साइड जो थोड़ा देख अच्छा गया था, बाकी उनके सारे मैच खराब गए थे। गायकवाड के 2 विकेट थे। एक्लिस्टन का 1 रन 1 विकेट। दीप्ति शर्मा का फिर से एक ऑलराउंडर प्रदर्शन आया था। तो दीप्ति शर्मा आप देखोगे चारों मैचेस में कुछ ना कुछ की हैं, इधर ऑन दिस वेन्यू और एनी अदर वेन्यू, बट अगेन दिस साइड वो फ्लॉप नहीं हुई हैं। ये एक कंसिस्टेंसी निकल के आती है, और हम यही चीज देखना चाहते हैं सारे डेटा में कि यार हेड टू हेड वेन्यू और फॉर्म के मद्देनजर रखते हुए कौन सा प्लेयर एक ऐसा कंसिस्टेंसी वाला हमें एक एंगल दे रहा है। तो वो अभी तक दीप्ति के साथ जुड़ा हुआ है। देखते हैं ये कंसिस्टेंसी सीजन 1 में भी बरकरार थी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल थी। दीप्ति शर्मा ने यहाँ भी 22 रन 2 विकेट निकाले थे। और एक्लिस्टन 1 विकेट हमेशा ले जाती हैं, तो एक्लिस्टन दीप्ति तो आपको लेनी है बाय डिफॉल्ट। नवग्रे का यहाँ पे 22 था। ग्रे साइरिस का भी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शन था। अब इधर से आप देखोगे तो दोस्तों मंदाना फिर नहीं दिख रही हैं आपको। ठीक है, ये वेन्यू चेंज हो चुका था। डीवाई पाटिल, तो वहां पे कनिका आहूजा ने 46 मारे थे। रिचा ने 31। पेरी का बैटिंग से ज्यादा योगदान नहीं था, बट बॉलिंग से उन्होंने 3 विकेट निकाले थे। अब जो ये वाला मैच था, यानी पहली बार जब ये आपस में खेले थे तब वहां पे पैरी की हाफ सेंचुरी आई थी, बाकी मंदाना फिर से कुछ नहीं की थी। लेकिन एक जो प्लेयर मैं देख रहा हूँ चारों स्कोर कार्ड में दिख रही है, वो है दीप्ति शर्मा, एक्लेस्टन, और 2 बारी हमें गायकवाड का भी नाम दिखा है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज के मैच में कंसिस्टेंसी के मामले में दीप्ति शर्मा, एक्लिस्टन फ्रॉम यूपी। कुछ हद तक आप थोड़ा ग्रे सेल्स को भी देख सकते हो, उन्होंने भी 2 मैच में काफी अच्छा किया है। पैरे के भी 2 मैच अच्छे हैं, लेकिन मंदाना का सिर्फ एक मैच अच्छा है। सरप्राइज्ड। और बॉलिंग से बरेम ने काफी अच्छा किया है। रिचा एज यूजुअल कीपिंग से वैसे भी डिफॉल्ट चॉइस हैं, तो उनको आप छोड़ ही नहीं सकते, तो वो भी मस्ट हैव प्लेयर में आ जाती हैं। अब हम एक बारी देख लेते हैं इनका प्रोबेबल लाइनअप। मेरे ख्याल से अभी कोई ज़्यादा तब्दीलियां नहीं हो सकती हैं इनके लाइनअप में। ये अपनी 2 ओवरसीज प्लेयर्स को शायद नहीं खिलाने वाले इस सीजन, ऐसा लग रहा है। चार्ली डीन और हैदरग्राम, मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा। मैं जब जब सोचता हूँ वो खेलेंगे, मैनेजमेंट अभी नहीं कोई चेंज करने के मूड में है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि अभी हम लास्ट प्लेइंग लेवल के साथ ही जाते हैं, जिस पे उन्होंने इस ग्राउंड में ठीक ठाक खेला था। एक चेंज जो मुझे लगता है कि
कनिका आहूजा की जगह शायद वो कुछ चेंज करें, और या फिर डैनी वाइट की जगह, बिकॉज वो ओपनर है यहाँ पे, हो सकता है एक मेघना को चांस मिल जाए, क्योंकि उन्होंने इस टीम के अगेंस्ट एंड बेंगलुरु की पिच पे काफ़ी शानदार बैटिंग की है, और वो भी काफ़ी अच्छे हिटिंग अंदाज के लिए जानी जाती हैं। तो उनको एक चांस बन सकता है, दैट इज द ओनली थिंग आई कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम द लाइनअप। वहाँ पे फिर हो सकता है राघव बिष्ट को रेस्ट दिया जाए और एक एडिशनल फॉरेन प्लेयर इन हैदरग्राम या डीन को चांस दिया जाए। दिस कुड बी द ओनली यू नो चेंज वी कैन एक्सपेक्ट, बट बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, स्पेशली यूपी के साथ। बताता हूँ मैं दोस्तों क्या यूपी सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। यूपी के साथ सबसे बड़ी होनी अनहोनी जो हो रही है ना, वो हो रही है यार, वो चुमारी टोटो खिला नहीं रहे। उसके बिना भी खैर वो लास्ट मैच जीत के आ रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई अटापट्टू के साथ जो वो रिस्क ले रहे हैं वो शायद कंटिन्यू रखें, क्योंकि स्नेल हेनरी जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही मचा रही हैं पिछले दोनों मैचों से, और लास्ट मैच में तो मतलब शी वॉज अल्टीमेट हीरो, राइट? एवरीबडी वॉज टॉकिंग अबाउट स्नेल हेनरी। इनका ट्विटर खोलिए, 7-8 फोटो डले हैं, पोस्टर गर्ल बन चुकी हैं यूपी की, एक ही मैच की बदौलत। तो अब वहीं पे चमारी ऐसी अनुभवी ऑलराउंडर की जो वैल्यू है, वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। क्रांति गौड़ अगेन बहुत अच्छा कर गई हैं, तो इनको भी जगह मिलेगी। मुझे लगता है शाइमा ठाकुर, जिन्होंने सबसे गंदा फील्ड किया था, शफाली वर्मा, जिनको शायद 5 से 6 जीवनदान मिले थे, उसमें दो जीवनदान तो अकेले ठाकुर ने दिए थे, ठीक है? तो मुझे लगता है ठाकुर से बॉलिंग डलवाई नहीं गई थी, और फील्डिंग उनकी बहुत गंदी थी। बैटिंग से तो आप रिलाई कर नहीं सकते बॉलर की। उनको ड्रॉप करके ये अंजलि सारवानी को एक फेयर चांस देना चाहिए, और दे सकते हैं। उससे मुझे लगता है बेटर बॉलर हैं ये सारवानी, अगर उनको मौका मिलते हैं। बाकी इसमें और कोई चेंज की मुझे उम्मीद नहीं है। मैग्रा की जगह चमारी को अब इनको लाना चाहिए, क्योंकि स्टीनल हेनरी ने अपनी जगह पक्की कर ली है। ग्रेस हैरिस ने भी बहुत उम्दा प्रदर्शन दिया, ये खुद कैप्टन है। तो अब अगर चमारी को लाना है तो फिर मिस टाइला मैकग्राथ को बाहर जाना पड़ेगा। दैट्स द ओनली चेंज वी कैन एक्सपेक्ट, और उसके चलते फिर यहाँ पे ओपनिंग पेयर में तब्दीलियां होंगी। वर्मा, ये बृंदा दिनेश की जगह ये दोनों आए, चमारियन किरण, एंड देन फिर वन डाउन ही आ सकती हैं। और या फिर लगता है इनको रेस्ट दे दिया जाए, इनकी जगह किसी और ऑलराउंडर या बॉलर को ऐड किया जाए। गायकवाड को भी खिला सकते हैं ये लोग अंजलि सारवानी की जगह, क्योंकि इस पिच पे और इस टीम के अगेंस्ट उनके 3 विकेट हैं, उनके टोटल 4 विकेट में से एट बेंगलुरु पिच। अब दोस्तों फॉर्म में थोड़ा मैंने फॉर्मेट चेंज किया है, क्योंकि पिछले 12 महीने के जो हम फॉर्म रिव्यू करे थे उसके बेसिस पे हमेशा ऐसा होता है कि 2-3 प्लेयर खेल ही नहीं रहे हैं। तो जो प्लेयर खेल रहे हैं उन सब ने 2 से 3 मैच खेल चुके हैं, उसके बेसिस पे आई हैव कंसीडर्ड देयर एवरेज फैंटेसी पॉइंट वैल्यू एंड अरेंज्ड देयर प्रायोरिटी ऑर्डर। उसमें हेनरी सबसे ऊपर आती हैं, नॉट एलिस पेरी, बिकॉज ये एक मैच कम खेली, तो इसकी इनकी एवरेज ज़्यादा अच्छी है पर मैच की। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे, ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ये विकेट इनका 1 विकेट है केवल, और 1 कैच है। एलिस पेरी का 145 रन बन चुका है इस टूर्नामेंट में सो फार, जिसमें उनकी 2 हाफ सेंचुरी हैं। मंदाना ने भी एक हाफ सेंचुरी लगाई है, दो, एक फ्लॉप इनिंग है, एक ठीक ठाक इनिंग है। ये आप नज़रअंदाज कर देगा, ये शायद गलती हुई है, एडिट नहीं किया है। देन फिर आपका जॉर्जिया बरेम है, जिसमें उनके 6 रन हैं, बट 7 विकेट ले चुकी हैं, 3-3 के 2 हॉल एंड 1 विकेट ले लिया था उन्होंने पहले मैच में। हैरिस ने भी काफ़ी अच्छा किया, अब तक 8 विकेट ले चुकी हैं। लास्ट मैच में उनका 4 आया था, और बैटिंग से लेकिन फ्लॉप रही हैं। दीप्ति शर्मा के 2 ही विकेट हैं सीजन अब तक, लेकिन बैटिंग से एक बार चली हैं। आज ये दोनों से अच्छा कर सकी हैं, जैसा कि मुझे स्टैट्स और इनका जो ओवरऑल रोल है वो इंडिकेशन दे रहे हैं। रेणुका ठाकुर के भी 5 विकेट हैं, पिछले मैच में विकेट लेस गई थी। एकता वेस्ट को 2 ही मौके मिले, उन दोनों मौकों में उन्होंने विकेट निकाले हैं, एक में 2, एक में 1। नवगिरे बैटिंग से ठीक ठाक कर रही हैं, अच्छा ओपन देती हैं, लेकिन एक ही बार कन्वर्ट कर पाई हैं उसको 50 में। एक्लिस्टन के 4 विकेट हैं अब तक, 2-1-1। किम गार्ड का भी पहला मैच विकेट जाने के बाद शी हैज़ बीन टेकिंग 2 विकेट्स
इन रिस्पेक्टिव लास्ट 2 गेम्स। तो गार्थ का फॉर्म और कंसिस्टेंसी मुझे ज़्यादा बेटर दिखी है, और इस वेन्यू पे भी उन्होंने 2 विकेट निकाले थे मुंबई जैसी टीम के सामने। तो अगर आपको कोई एक पैसे लेके जानी है गार्थ एंड रेणुका में, तो गार्थ को थोड़ी प्रायोरिटी दीजिएगा रेणुका के ऊपर। हेड टू हेड मैचेस हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, उसके मैं एक एक आंकड़े में जाऊंगा नहीं। आ, जितना भी हमने एनालिसिस किया उस हिसाब से मेरी ये प्रायोरिटी ऑर्डर बनी है, इसीलिए दीप्ति आज मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर रही हैं कि ओवरऑल फैंटेसी वैल्यू इनकी हेड टू हेड मैचेस में एलिस पेरी से भी ऊपर है। स्पेशली तब जब एलिस पेरी अब बॉलिंग नहीं डालेंगी। लास्ट 2 सीजन में उन्होंने बॉलिंग भी डाली थी, उसके बावजूद भी पेरी से ऊपर है दीप्ति शर्मा के ओवरऑल फैंटेसी वैल्यू। तीसरी प्लेयर निकल के आती हैं एक्लिस्टन, जो बहुत ज़्यादा विकेट निकालती हैं, हाई विकेट टेकर थी लास्ट सीजन की। ऋचा घोष का बेटर ओवरऑल वैल्यू है अगर हम मंदाना से कंपेयर करें, बिकॉज मंदाना सिर्फ हेड टू हेड में एक बार चली हैं, 3 बार फ्लॉप गई हैं। तो ये एक नोटिस करने वाली बात है, आज भी वो हिट और फ्लॉप हो सकती हैं। वरेम बैट से कुछ नहीं की हैं, बट बॉलिंग से 2 मैचेस में 3 विकेट निकाल चुकी हैं। मेघना, जैसा मैंने बोला था, ये फ्लॉप नहीं गई हैं, इनको जो भी मौके मिले हैं इन्होंने रन्स बनाए हैं, और आज की फैंटेसी वैल्यू के हिसाब से 28 रन्स इज अबाउट 50+ पॉइंट्स। गायकवाड के भी 3 विकेट हैं 4 मैचेस में। आहूजा को 2 मौके मिले, उसमें से एक बारी उन्होंने 46 मारा है। खेमनार का भी ठीक ठाक सा रिकॉर्ड है, 31-14। मैकग्राथ देखिए 3 मौकों में उन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ एक बार 22 रन्स प्लस 1 विकेट, उसके अलावा 2 मैचेस में फ्लॉप रही हैं, और उनका ये सिलसिला इस सीरीज में जारी है। सिर्फ एक मैच में उन्होंने 1 विकेट निकाला है, और पिछले मैच में कुछ 22 रन मारे थे पहला मैच, और बीच वाला मैच में वो बुरी तरह फ्लॉप हुई हैं सेकंड मैच में। नवगिरे का हेड टू हेड रिकॉर्ड ओके ओके कह सकते हैं, 2 बहुत ही गंदी फ्लॉप्स हैं और 2 ठीक ठाक सा स्टार्ट दिया है, बट कोई बड़ी इनिंग हेड टू हेड में इनकी नहीं आई है, और आज भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बहुत बड़ी कोई इनिंग नहीं आएगी। तो नवगिरे अगेन हिट और मिस की कैटेगरी में आती हैं, आप ले भी सकते हो और ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकते हो। गाइस वेन्यू डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो लीडर है वो हमारी यूपी से ही है, तो आप ये देखेंगे कि हेड टू हेड में भी यूपी का लीडर है यानी दीप्ति शर्मा, वेन्यू पे भी जो लीडर है वो यूपी की टीम से है, ग्रेस हैरिस। आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर आज यूपी फिर से ये मैच जीत जाए और आरसीबी को हरा दे। और इसमें जो दूसरी निकल के आती है वो मंदाना, बट मंदाना का जो 80 जो इकलौता आया था ना, वो आया था इस टीम के खिलाफ, और बाकी दूसरा जो मैच है वो यूपी के अगेंस्ट में 13 रन पे डिसमिट गए थे। लेकिन बाकी 2 और अच्छी नॉक है, इनफैक्ट एक तीसरी भी नॉक देख सकते हैं, ठीक है 26 की जो लास्ट इनिंग में आई थी। उससे पहले भी पिछले 2 सीजन में ये 74 और 43 भी कर चुकी हैं। वरेम के विकेट बहुत अच्छे हैं, 8 विकेट निकाल चुके हैं और 3 विकेट अगेंस्ट टीपी निकाले हैं इन्होंने, 6 में से 1 विकेट अगेंस्ट टीपी निकाला है। वैसे आप देखोगे बुश इस वेन्यू पे भी कभी फ्लॉप नहीं हुई है, ये शायद मेरे ख्याल से डिड नॉट बैट होगा। 21 और 62 रिस्पेक्टिवली कर चुके हैं यूपी के अगेंस्ट। दीप्ति शर्मा 33 और 13 किया है इस टीम के अगेंस्ट, ओवरऑल ठीक ठाक खेली इस वेन्यू पे, और 4 विकेट निकाल चुके हैं जिसमें 2 विकेट आए हैं अगेंस्ट आरसीबी। एक्लिस्टन 7 विकेट ओवरऑल, 2 विकेट अगेंस्ट आरसीबी ऑन दिस वेन्यू। मेघना का देखिए टोटल इनका काफ़ी अच्छा है, मतलब ये सबसे मुझे इम्प्रेसिव खिलाड़ी लगती हैं अगर ये खेलती हैं आज डेनी वाइट की जगह, और मुझे लगता है कि इनको एक फेयर चांस आज देना चाहिए अगर मैं ये डेटा और हेड टू हेड डेटा देखूं तो। नवगिरे ने इस वेन्यू पे 150 जरूर मारी है, लेकिन आरसीबी के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं खेला है, एक बार 18 मारा, एक बार 10 मारा है दोस्तों। हैनरी को एक ही मौका मिला है, हम देख चुके हैं। क्रांति गौड को एक ही मौका मिला है, हम देख चुके हैं, उन्होंने 4 विकेट हॉल निकाला था। किम गार्थ को एक मौका मिला है जिसमें उन्होंने 1 विकेट निकाला था, और गायकवाड को 5 मौके मिले हैं जिसमें उन्होंने 4 विकेट निकाले हैं, 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं आरसीबी के अगेंस्ट। सेंटिमेंट्स दोस्तों, इस बार की टीम ना ऐसी बन रखी है कि जो लोएस्ट सिलेक्शन परसेंटेज है ना टॉप 11 में, वो 60 पे आ चुका है, यानी वो भी अब 50% है। तो वो डिफरेंशियली समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या लिया जाए, क्योंकि सबके सब वो 90% में ही सारे प्लेयर भर गए हैं हर सेक्शन से, यहाँ तक समझ ले 90% और उसके आसपास का है। हेनरी ने भी जो अभी अपना परफॉर्मेंस दिया है, अब इनको बॉलिंग भी मिलने लगी है 2 से 3 ओवर, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है। क्लिस्टन वैसे फिक्स हैं, किम गार्ड मेरे हिसाब से फिक्स होनी चाहिए। जो आप रिस्क लोगे वो इन 2 प्लेयर पे ही ले सकते हो आज के इस मैच में,
और किसी प्लेयर पे मत लीजिएगा, और मैं सजेस्ट भी नहीं कर रहा हूँ हेड टू हेड टीम में। तो अब ये रेणुका और किरण नवगर पे जो रिस्क लेना है, तो इसमें आप एक तो टाइलर मैकग्राथ को कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि उनका ऑलराउंडर प्रदर्शन आ सकता है। दूसरा, आप वायट के साथ जा सकते हो अगर आपको लगता है कि आरसीबी एक तरफा जीत जाएगी। या फिर यहाँ पे मेघना खेलती तो उनके साथ आप पंट ले सकते हो। और बहुत ही अल्ट्रा डिफरेंशियल जाना है तो फिर कनिका आहूजा और शेरावत अलग ऑप्शंस हैं। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जो आप इनके का फिट करोगे। रेणुका का प्रॉब्लम यही है, उनका फॉर्म अच्छा है, पिछले 3 मैचेस में 2 मैचेस में काफी अच्छे विकेट निकाले हैं, अर्ली विकेट्स निकाले हैं उन्होंने। इस मैच में देखो, अगर चमारी नहीं खेलती हैं, बृंदा और किरण ही करने वाली हैं, फिर रेणुका को रखने में समझदारी है। उनके पीपी में 2 ओवर आएंगे और ये दोनों ही ओपनर शेकी हैं, आज विकेट फेंक सकती हैं। वो या तो किम गार्थ के खाते में जाएगा या रेणुका के। तो अगर आप इस लॉजिक से रेणुका को लेना चाहते हो, आई टोटली एग्री विद यू। किरण नागपुरे लेना ना लेना अगेन आपका चॉइस है। बैटिंग ट्रैक रहता है, बॉल बैटिंग फास्ट करती हैं, ले लीजिए। बैटिंग सेकंड करती है, ड्रॉप कर दीजिए। वैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आज चमारी खेल जाए तो हमारा ये दुविधा भी खत्म हो जाएगा, नवग्रह को वैसे फिर लेना नहीं पड़ेगा। रेणुका फिर भी यार वो सेफ चॉइस है, क्योंकि अर्ली विकेट मिल सकते हैं यूपी की साइड से। तो दोस्तों, शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं आने वाला है, लगभग वही टीम में सारे प्लेयर्स होंगे, जिसमें 4 प्लेयर लगभग यही कॉमन प्लेयर आपको मिलेंगे हर टीम में आरसीबी से, और ये 3 प्लेयर मस्ट हैव हैं यूपी से, बिकॉज ये लगभग हमारे चारों पैरामीटर पे कॉमन प्लेयर हैं। इन्होंने इनका फॉर्म भी अच्छा है, हेड टू रिकॉर्ड में भी इनका टॉप लेवल में नाम है, वेन्यू में भी इन्होंने अच्छा किया है, और सेंटिमेंट्स ऑफ कोर्स यानी सिलेक्शन परसेंटेज भी इनका एवब एवरेज है। अब इसमें हेड टू हेड का जिसका डेटा अवेलेबल नहीं है, या जो उन्होंने कुछ खास नहीं किया, उसमें ये 2 प्लेयर अवेलेबल हैं हमारे पास, किम गार्थ और सुनील हेनरी। इसमें हेनरी को मेरे ख्याल से मार्केट बैक करेगा पिछली परफॉर्मेंस देखने के बाद, हमें भी करना चाहिए। किम गार्थ एक ऐसी प्लेयर हैं जो मुझे लगता है आज रेणुका से ज़्यादा बेटर कर सकती हैं, और रेणुका बेंगलोर में वैसे भी यूजली ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है, और अगेन दिस साइड भी उनके कोई बहुत अच्छे मैचअप्स या बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है। तो इनको आप उसी कंडीशन में लीजिएगा, मतलब सी, बहुत ही सिंपल डिसीजन है। इफ यू थिंक किरण विल हिट, शी विल मिस। इफ शी विल मिस, शी विल हिट। इट इज दैट इजी। तो आप 2 टीमें बना लो, एक में नवग्रह के साथ एक्सपेरिमेंट कर लो, एक में रेणुका के साथ। दैट इज सेफ स्ट्रेटजी टू प्ले हेड टू हेड, राइट। सीबीसी आपके ऑलमोस्ट कॉमन हो सकते हैं, नहीं तो इसमें आज सीबीसी के मैं 2-3 ऑप्शन आपको दे सकता हूँ जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बैटिंग से यार पेरी फिक्स है, कीपिंग से ओनली ऑप्शन यू हैव मंदना को भी फिक्स कर रहा हूँ मैं, बिकॉज उसका भी रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, और वेन्यू पे तो शी इज क्वीन। दीप्ति, एक्लिस्टन यूपी से दोनों बेहतरीन परफॉर्मर हैं कंसिस्टेंटली। आप डिफरेंशियल में देखिए, आप एक रिस्क ये ले सकते हो कि यार आप वाइट के साथ जाओ, अगर आपको लग रहा है आरसीबी बहुत अच्छे से जीतेगी, जैसे कि जीतते आई है बेंगलुरु पे, तो वहां पे वाइट की भी एक अच्छी इनिंग आ सकती है। अट्टापट्टू खेलती हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपको ले जानी है, अभी उनका सिलेक्शन परसेंटेज गिर के 3% का हो गया है। दूसरा, एक ये पॉइंट आप ले सकते हो कि आपको लग रहा है कि रेणुका का पता नहीं, तो एक मिडिल लेकिन बॉलर लेनी एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे एक तविश को ले लीजिए, बिकॉज जब से को 2 मौके मिले इन्होंने 3 विकेट निकाले हैं, और उसमें लास्ट मैच में इनका 1 विकेट आया था जो कि बेंगलुरु पे ही आया था, और बेंगलुरु वाली पिच स्पिनर्स को सपोर्ट करती है, स्पेशली सेकंड में। तो अगर आरसीबी पहले बैट करती है, बॉलिंग सेकंड डालती है, आप एकता वेस्ट के साथ भी जा सकते हैं इन प्लेस ऑफ रेणुका। सो शी वुड बी डिफरेंशियल, एंड अगर दोनों ने एक विकेट निकाला तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़्यादा डॉट्स मिलेंगी वो शायद वेस्ट को मिले। पैटर्न में अभी कुछ ज्यादा विशेष है नहीं, आपको पता है कि पीपी जो डालती हैं वो किम गार्थ डालती हैं और रेणुका सिंह डालती हैं। मिडिल ओवर्स में आती हैं एकता वेस्ट और वरेम, और डेथ में भी एकता डालने लगी हैं, और वरेम के भी 1 ओवर आता है, और 1 ओवर किम गार्थ का आता है, और अभी रेणुका को भी डेथ में ओवर मिलने लगे हैं। हेनरी को पिछली बार 4 के 4 ओवर मिले थे, पीपी में भी, मिडिल में भी और डेथ में भी। एक्लिस्टन का भी सेम पैटर्न है, तीनों ही फेज में बॉल डालती हैं। गाउड ने बहुत इंप्रेस किया था, ऑलमोस्ट पूरा मिडिल संभाला था, और उसमें उन्होंने 4 विकेट निकाले थे। बट आरसीबी का मिडिल इतना बेकार नहीं है, मिडिल में आप देखिए पैरी खेल रही होती हैं,
रिचा खेल रही होती हैं, राघविस्ट जरूर एक वीक लिंक है, लेकिन क्रांति गौड को आज आरसीबी मौका नहीं देगी 4 विकेट हॉल लेने का। तो ये वन मैच वंडर हो सकती हैं, आज के मैच में फ्लॉप जा सकती हैं या फिर मैक्सिमम 1 विकेट, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हुआ है। तो हो सकता है कि आज ये उसी घंटे में बॉल डालें और शायद 1 विकेट निकालें, बट 4 विकेट का आज इनका दिन नहीं है। हैरिस को देखिए डेथ ओवर मिल गया था लास्ट में, जिसमें उन्होंने 3 विकेट निकाल लिए थे और वहीं पे गेम पलट गया था। और इनके फैंटेसी पॉइंट जो पहले कुछ नहीं थे, वो सीधा 132 हो गए थे, जस्ट बिकॉज उनके वो हैट्रिक्स हैं, राइट। सो ग्रेस हैरिस देखो एक मस्ट है प्लेयर आ जाती हैं यार, कि अभी हालांकि बैटिंग से फ्लॉप हुई हैं इस सीजन, बट उनको बैटिंग करनी आती है दोस्तों, और जब करती है ना तो फिर एक तरफा हराती हैं सबको। शर्मा का भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, हालांकि इन्होंने पावर प्ले में अपने आप को रोक के रखा था। 2 ओवर मिडिल में डाले, 2 ओवर ऑलमोस्ट डेथ में डाले। तो अगर इसी तरीके से बॉल डालने वाली हैं तो इनका आज अच्छा खासा चांस है कि कम से कम ये 1 से 2 विकेट ले जाएं और नंबर 3 या 4 पे आके कम से कम 20 रन्स भी मार दें। तो एक आपको सेफ ऑलराउंडर लगती है मुझे आज के मैच में, और एक सेफ सी या वीसी ऑप्शन लगती है अगर आप यूपी में कोई भी सी ऑप्शन या बीसी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं ओवर शेनेल हेनरी, बिकॉज शेनेल हेनरी को आज मुझे नहीं लगता कि उतना मौका देगी आरसीबी की लाइनअप। आरसीबी के पास बॉलिंग खराब नहीं है दोस्तों, किम गार्थ हैं, वरेम हैं, ठीक है, ये इनको आउट कर सकती हैं। मैचअप्स में देखिए कोई बहुत नए नाम नहीं मिलेंगे, वही आपको कॉमन नाम ही मिलेंगे, लेकिन इसमें नया ये होगा कि दीप्ति शर्मा आपको अच्छा खासा बेस्ट लाइनअप के साथ हाईलाइटेड दिखेंगी। स्मिथ मंदाना को भी उन्होंने टीम से दोबारा आउट किया है। एलिस पेरी जैसी प्लेयर को जो आउट नहीं होती आसानी से, उसको भी 5 बार आउट किया है। और उसके अलावा उन्होंने रिचा घोष को भी 1 बार आउट किया है। वायट के साथ जरूर उनका मैचअप है, थोड़ा सा है, 3 में 1 बार आउट किया है, लेकिन उससे बेटर मैचअप फॉरनर प्लेयर्स का है, लाइक किंग का या अडाबट्टू का, राइट। उसके अलावा शिनेल हेनरी ने भी 1 बार विकेट लिया है उनका, गायकवाड ने भी 1 बार आउट किया है। तो वायट को खतरा है देखो यूके बॉलर से, ऐसा नहीं कि वो आउट नहीं हो सकती हैं, इसीलिए वो रिस्की डिफरेंशियल चॉइस मैंने दी है। पैरी को खतरा सबसे ज्यादा एक्लेस्टन और दीप्ति शर्मा से है, दोनों इनकी सबसे बेस्ट बॉलर हैं। तो पैरी देखो फ्लॉप भी हो सकती हैं, लेकिन जिस फॉर्म में है, जिस अंदाज में खेल रही हैं, मुझे नहीं लगता वो फ्लॉप होने वाली हैं। आउट तो होंगी होंगी, लेकिन तब तक इतने पॉइंट्स दे जाएंगे कि आपके लिए काफी होंगे। किंग खेलती हैं, तो फिर ये कि यार ये 3 बॉलर में से उनके पास जब 3 खतरे होंगे बैक टू बैक, तो शायद उनका विकेट गिर जाए और वो आज उतने फैंटेसी पॉइंट ना दें, स्पेशली जब वो बॉलिंग नहीं डाल रही हैं। कनिका आहूजा का भी बेस्ट मैचअप एक्लेस्टन के साथ है और उसके आसपास उनकी बॉलिंग भी आती है। गायकवाड का 1 विकेट है 3 इनिंग में बरेम के साथ। सोफी ने भी इनको परेशान किया है, हैरिस ने भी इनको 1 बार आउट किया है। एक्लिस्टन ने स्ने राना को पसंद किया, बट स्ने राना खेलने के चांसेस कम है, हैदरग्राम के भी कम है, बट फिर भी यहाँ पे बेस्ट मैचअप मैकग्राथ का है। मैकग्राथ ने यहाँ भी आउट किया है। तो आज मैकग्राथ को ले जाने में मुझे नहीं लगता कोई हर्ज है, ऑल्दो उनका फॉर्म बहुत गंदा है, लेकिन मैचअप्स की नज़र डालूं तो मुझे लगता है कि आप वायट या फिर किरण नवगिरी की जगह मैकग्राथ को भी प्रेफरेंस दे सकते हो अपनी टीम में, क्योंकि बॉलिंग तुमको 1-2 ओवर तुम ली जाएंगे आज भी। अब जब यूपी के वॉरियर्स भिड़े हैं आरसीबी के चैलेंजर से, तो वहां पे देखिए किम गाथ मैं क्यों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। दोनों बारी किरण नगरी को किम गाथ ने आउट किया और किसी बॉलर ने आउट नहीं किया है। तो पीपी में 2 ही डालती हैं, रेणुका ठाकुर और किम गाथ। तो किम गाथ ओवर रेणुका ठाकुर एनी डे। उसके अलावा इनकी दूसरी जो ओपनर हैं उनका मैचअप है नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा खेली नहीं इनके अगेंस्ट दिनेश का। बट वन डाउन इन शर्मा आएंगी, वहां पे देखिए वरीम का मैचअप है। पैरी का आप काउंट मत कीजिए अगर वो बॉलिंग डालती हैं, तो अगर पैरी बॉल नहीं डालती हैं, ये दोनों खेल नहीं रही हैं, तो इनका मैचअप ही नहीं है किसी के साथ। तो इसीलिए मुझे आज ये सबसे सेफ कैप्टन चॉइस लगती हैं दोस्तों, और यही मैं आपको सरप्राइज देने वाला हूँ आगे की स्लाइड में। और टाइलर मैकग्राथ का देखिए किम गार्थ का जिनका भी अच्छा मैचअप है, रेणुका के साथ भी मैचअप है। पैरी अगेन नहीं खेल रही हैं, बट गार्थ भी नहीं खिलाई जा रही हैं। तो मैकग्राथ भी देखिए इन दोनों के ओवर अगर नहीं हुए उनके सामने, तो अच्छा खासा ये स्पिनर्स को हिट कर सकती हैं, क्योंकि ये किसी स्पिनर के आगे आउट नहीं हुई हैं।
पूनम खेवनार को भी वरेम ने आउट किया है। शेरावत जो खिलाई जा रही हैं उनका भी मैचअप किम गार्थ के साथ है। पेरी अगेन नहीं खेल रही हैं। वरेम का मैचअप अटपटो के साथ भी, इसलिए वरेम आज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठाकुर का मैचअप हेनरी के साथ है। तो अगर जो जो हेनरी किसी से आउट नहीं हो रही है, दोनों मैचेस में नॉट आउट गई हैं, तो उनको शायद है कि ठाकुर आउट कर सकती हैं आज के मैच में। और हैरिस जो कि ज़्यादा बैटिंग से नहीं चल रही हैं इस सीजन, उनके साथ देखिए किम ने 3 बार आउट किया है, वरेम ने 1 बार आउट किया है, और 2 बार चार्ली डीन जो कि खिलाई नहीं जा रही हैं, एंड ठाकुर। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे काफ़ी क्लैरिटी मिल गई होगी कि नवगिरे के फ्लॉप होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। रेनू का फिर भी आप प्रेफर कर सकते हो, और टाइला मैकग्राथ को भी आप कंसीडर कर सकते हो। गार्थ को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठाकुर को तभी आप ले जाइए जब आप यूपी को बुरी तरह हारते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों फटाफट ईबी टेबल देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में समझाया था, ईबी टेबल बेसिकली ये सारे एनालिसिस का एक समरी है। मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ, उसके लिए जो भी डेटा इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज बीइंग ड्रिवन बाय आवर इन हाउस टूल, एंड इसके बेसिस पे भी वी आर सजेस्टिंग कि आज के इस गेम में लगभग इतने फैंटेसी पॉइंट मिल सकते हैं। हर प्लेयर के आगे उसके पॉइंट्स मेंशन्ड हैं। यहाँ पे पैरी को बहुत ज़्यादा हाईली रेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ हर कंट्रीब्यूशन विद बैट ओनली, और बैटिंग से वो सिर्फ 2 बार ही चली हैं 4 में से। बट वरेम का आज अच्छा उम्मीद है कि वो हाईएस्ट पॉइंट दे सकती हैं आरसीबी से। इवन आज बैट्स भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं अगर टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर फ्लॉप होता है तो। उसके अलावा इधर से आप देखोगे तो शर्मा को सबसे ज़्यादा पॉइंट मिले हैं, इसीलिए आज हमारी ये सी हैं, क्योंकि इसकी प्रिडिक्शन जो है वो हमारे एआई टूल ने दी है। हम पैरी के साथ ना सी जाके हम जाएंगे दीप्ति के साथ, बिकॉज ये हमारा डेटा हमें निकाल के दे रहा है। बट चूंकि मार्केट सेंटिमेंट्स में पैरी ऊपर हैं, तो इसलिए सेफ जाने वाले उनको वीसी कर सकते हैं, रिस्क लेने वाले किसी और प्लेयर के साथ भी वीसी जा सकते हैं। तो दोस्तों एसेट्स सीवीसी डिफरेंशियल चूज होते हैं डेटा की मदद से, rather देन तुक्केबाजी की प्रेडिक्शन। अब ये मेरी टीम है जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको डिक्लेयर कर दिया था, रिवील कर दिया था कि आज की मेरी कैप्टन है वो यूपी की कैप्टन, ऑलराउंडर, 1 डाउन या 2 डाउन पे बैटिंग करने वाली दीप्ति शर्मा है, जिनकी हिंदी बहुत शानदार है, हिंदुस्तानी देसी इंसान है, और बहुत ही उम्दा क्रिकेटर हैं। बहुत अच्छा खेलती हैं देश के लिए भी, और अब यूपी के लिए भी आज अच्छा खेल सकती हैं। वाइस कैप्टन, चूंकि जो हमारे साइड में दिख रही हैं, गोट का दर्जा मिल चुका है इनको इनकी कंसिस्टेंसी की वजह से, तो इसलिए इनको मैं बीसी के साथ जा रहा हूँ। पता नहीं कि मुझे फीलिंग आ रही है कि वो फिट हुई तो आज इनको बॉलिंग मिल सकती है। अ, अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि ये बॉलिंग डालने वाली हैं आज, तो इनको आप सी भी कर सकते हो और वीसी डिप्टी कर सकते हो। और अगर कंफर्मेशन नहीं आती है कि ये बॉलिंग नहीं डाल रही हैं आज भी, तो आप दूसरा जो मैं ऑप्शन आपको बेस्ट दे सकता हूँ वीसी के लिए, वो आप या तो शिनल हेनरी के साथ जा सकते हो अगर आप यूपी को पूरी तरह से बैक कर रहे हो, और दूसरा आप वरेम के साथ भी जा सकते हो। मैं मंदाना को इसलिए डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज उनकी सिर्फ एक ही अच्छी इनिंग आई है यूपी के अगेंस्ट, 80 वाली, वो मुझे हिट और मिस लगती हैं आज के मैच में। नवगिरे को मैंने अभी यहाँ के लिए लिया है, बट ये वाला मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे चमारी अटापट्टू आ जाती हैं, वो मैं इनकी जगह ले लूंगा। वायट की जगह टाइला मैकग्राथ ले सकते हैं अगर मुझे यहाँ पे दिखा कि यूपी थोड़े लिमिटेड बॉलर्स के साथ जा रही है। इसका मतलब है कि यूपी के कुछ ओवर्स मैकग्राथ के खाते में आ सकते हैं, क्योंकि उनकी सिर्फ और सिर्फ बैटिंग से मुझे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं। हालांकि उनके मैचेस में हमने देखा कि वो अच्छा खेल सकती हैं आज। तो आप सेफ जाना चाहो तो वायट की जगह मैगरा को ले जा सकते हो, और नवगिरे की जगह भी ले सकते हो अगर अटापट्टू नहीं खेलती हैं। तो ये कुछ सिनारियोज जो है वो चेंज होंगे। और अगर आप नवगिरे को हटा रहे हो तो इसका ये भी मतलब है कि आप रेणुका को भी जगह दे सकते हो आप। तो ये कुछ 3 प्लेयर्स के बीच में जो हमारा कंफ्यूजन है, फाइनल डिसीजन मैगरा, नवगिरे और रेणुका, ये हम लेंगे प्लेइंग 11 के आने के बाद। बट अभी के लिए मोरलेस टीम मेरी यही रहेगी।
अगर यूपी का स्क्वाड मुझे ज़्यादा बेहतर लगा चमारी के आने के बाद, तो हो सकता है कि हम वीसी भी यूपी का ले जाएं, और उस केस में हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, चमारी अटापट्टू से अच्छा वीसी ऑप्शन कोई भी नहीं होगा। इनफैक्ट उनको आप सी भी कर सकते हो और शर्मा को वीसी कर सकते हो। तो ये कुछ मेरे थॉट्स हैं मेरी फाइनल टीम के ऊपर। आप लोग इससे अगर सहमत हैं, असहमत हैं, आप वो अपनी प्रतिक्रिया मुझे अपने टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हो। दोस्तों, अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया है तो आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, सल्यूट है आपको। ऐसे ही यूट्यूब से जुड़े रहिएगा और अपनी प्रतिक्रिया देते रहिएगा। इस एनालिसिस को करने में हम लोग काफ़ी रिसर्च करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, सो दैट आपको जो भी टीम दी जाए उसके पीछे एक लॉजिक हो। प्योरली तुक्केबाजी या प्रिडिक्शन गिरी ना हो। तो यहाँ पे कोई प्रिडिक्शन गिरी नहीं चल रही है, यहाँ पे कोई तुक्केबाजी नहीं चल रही है। तो यहाँ पे वही चल रहा है जो डेटा हमें सजेस्ट कर रहा है आपको इंटरप्रेट करके बताने के लिए। आगे भी यही कोशिश रहेगी, टीम ग्रैंडली जीते ना जीते, बट आपको फैंटेसी में प्लेयर्स कैसे पिक करते हैं उसका सही अप्रोच जरूर सिखा के जाऊंगा मैं। आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा सिलसिला। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिए अपना। मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।